सोचिए आप अभी 18 साल के हैं, लेकिन एक सीटी की आवाज सुनते ही आपका शरीर अचानक 80 साल के बूढ़े में बदल जाए और आप तड़प तड़प कर मर जाएं। ये कोई डरावना सपना नहीं, व्हिसल फिल्म की खौफनाक हकीकत है। कहानी शुरू होती है एक बेसबॉल मैच से। आखिरी पल में वुल्फ्स टीम कमबैक करती है और मेसन विनिंग शॉट लेने जाता है। तभी उसे भीड़ के बीच एक डरावना काला साया दिखाई देता है जो इंसान नहीं होता। घबराकर मेसन लॉकर रूम में भागता है और एक पुराना बॉक्स तोड़ देता है, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है। जब बाकी टीम आती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है और वे जीत का जश्न मनाने लगते हैं। बाद में जब मेसन शॉवर ले रहा होता है, तभी नाली से काला धुआं निकलकर उसी खौफनाक साये की शक्ल ले लेता है जिसे उसने पहले देखा था। वो साया जलते हुए कोयले जैसा दिखाई देता है। अचानक वो मेसन का गला पकड़ लेता है और फिर उसके मुंह में अपना जलता हुआ हाथ डाल देता है। कुछ ही सेकंड में मेसन आग की लपटों में घिर जाता है। वो जलते हुए वॉशरूम से बाहर भागता है। उसके दोस्त सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते और वो जिंदा जलकर मर जाता है। अगले सीन में क्रिस एक नई स्टूडेंट के रूप में उसी स्कूल में एंट्री लेती है। जैसे ही वो अंदर आती है, उसे महसूस होता है कि बाकी बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, मानो वो यहाँ फिट नहीं बैठती। स्कूल में उसे जो लॉकर दिया जाता है वो पहले मेसन का होता है। जब क्रिस उसे खोलती है तो अंदर उसे एक टूटा हुआ अजीब सा पीस दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे हल्की बेचैनी महसूस होती है। तभी मेसन के कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे गुस्से में कहते हैं कि ये लॉकर उनके दोस्त का था, इसलिए वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। बात बढ़ते बढ़ते वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और माहौल टेंशन से भर जाता है। इसी दौरान एली नाम की एक लड़की वहाँ आती है और क्रिस का साथ देती है, लेकिन इससे बुली ग्रुप और भड़क जाता है और वे दोनों को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। आखिरकार गुस्से में आकर क्रिस अपना कंट्रोल खो बैठती है और एक लड़के को मार देती है। तभी पास से गुजर रहा एक टीचर ये सब देख लेता है और तुरंत कार्रवाई करता है। क्रिस को स्कूल में आते ही डिटेंशन मिल जाती है, लेकिन एली आगे बढ़कर सच्चाई बता देती है कि गलती बाकी बच्चों की थी। उसकी बात सुनकर टीचर उन बच्चों को भी सजा देता है, जिसके बाद वे क्रिस को छोड़ देते हैं। इसके बावजूद क्रिस एली का शुक्रिया अदा नहीं करती, उल्टा वो उसे कह देती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर एली का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब क्रिस वहाँ अकेली खड़ी होती है। वो अपने बैग से वही अजीब सा इंटेक बॉक्स निकालती है। जैसे ही वो उसे खोलती है, वो एक पल के लिए घबरा जाती है, क्योंकि अंदर एक छोटे बच्चे की खोपड़ी जैसी चीज रखी होती है। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो असली खोपड़ी नहीं, बल्कि खोपड़ी के आकार में बनी एक सीटी है। जब वो उस सीटी को गौर से देखती है, तो उसमें से हल्की हल्की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्रिस इन आवाजों को नजरअंदाज कर देती है और उसे अपने पास रखने का फैसला करती है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और वो जल्दी में उसे बैग में डाल लेती है। क्लास में पहुंचने के बाद जैसे ही वो बैग नीचे रखती है, वो सीटी बाहर गिर जाती है। एक लड़की तुरंत उसकी शिकायत कर देती है कि वो अजीब चीज लेकर आई है। क्रिस शांति से वो चीज टीचर को दे देती है और बताती है कि ये उसे लॉकर में मिली थी। टीचर भी उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसे ध्यान से जांचने लगते हैं। बाकी छात्र भी उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जब टीचर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो उस पर कुछ शब्द लिखे नजर आते हैं, काबा पिक्सन। एक स्टूडेंट तुरंत इसे इंटरनेट पर सर्च करती है और बताती है कि इसका मतलब डेथ समन, यानी मरे हुए लोगों को बुलाना होता है। ये सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। टीचर कहते हैं कि ये अब स्कूल की प्रॉपर्टी है और इसे वे अपने पास रखेंगे। सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी रे को याद आता है कि उसकी किताब क्लास में ही रह गई है। वह तुरंत उसे लेने वापस जाता है। इसी दौरान क्लास के अंदर प्रोफेसर उस रहस्यमयी सीटी को लेकर सोच रहे होते हैं। उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह काम कैसे करती है। जैसे ही वे सीटी बजाते हैं, एक भयानक और तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है, यहाँ तक कि आसपास के शीशे तक टूटने लगते हैं। लेकिन प्रोफेसर को समझ नहीं आता कि ये सब उसी सीटी की वजह से हुआ है। उन्हें लगता है शायद बाहर कोई हादसा हुआ है और वे जांच करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसी वक्त रे क्लास में अंदर आता है और अपनी किताब उठाने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पे रखी उसी सीटी पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो टेबल के पास जाता है और तभी उसकी नजर पास रखे लैपटॉप पर भी पड़ती है। स्क्रीन पर दिख रही जानकारी देखकर वो चौंक जाता है। इतनी छोटी सी सीटी की कीमत हजारों डॉलर थी। रे क्लास से बाहर आता है और देखता है कि क्रिस के साथ एक लड़का खड़ा है जो खुद को प्रीस्ट बताता है, लेकिन उसे ड्रग्स ऑफर कर रहा होता है। ये देखकर रे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन नोवा चाकू दिखाकर आसानी से बच निकलता है।
जब क्रिस पूछती है तो रे बताता है कि सबकी नजर में वो अच्छा प्रीस्ट है, लेकिन असल में वो ड्रग डीलर है जो बच्चों को बहकाता है। दूसरी तरफ जब प्रोफेसर क्लास में वापस आकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें अंदर से वो रहस्यमयी विसल गायब मिलती है। असल में रे उसे चुरा चुका होता है और शाम को अपनी पार्टी में सबको दिखा रहा होता है। इधर प्रोफेसर पूरे स्कूल में उस विसल को ढूंढते रहते हैं। इसी दौरान उन्हें खाली स्कूल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घबराकर जब वे बाहर गैलरी में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक लंगड़ाती हुई डरावनी एंटिटी दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि वो इंसान नहीं है, पीछे से एक स्टाफ उन्हें आवाज देता है। जब प्रोफेसर दोबारा देखते हैं तो वो एंटिटी अचानक गायब हो चुकी होती है। डर को नजरअंदाज करते हुए वे वापस क्लासरूम में आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो एंटिटी सीधे उनके सामने खड़ी होती है। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कर पाते, वो एंटिटी बेरहमी से उनके सीने को चीर देती है और अपना हाथ अंदर डालकर उनके लंग्स पकड़ लेती है। कुछ ही पलों में प्रोफेसर के मुंह से काला तरल निकलने लगता है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अब सीन बच्चों की पार्टी का होता है। यहाँ माहौल मस्ती भरा होता है, लेकिन तभी ग्रेस के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो बताती है कि उसने ही उस विसल के बारे में सर्च किया था और उसके मुताबिक ये मुर्दों को बुलाने का काम करती है। वो मजाक मजाक में कहती है कि क्यों ना हम इसे ट्राई करें, एक तरह का एडवेंचर समझकर। उसकी बात सुनकर क्रिस असहज हो जाती है और वहाँ से जाने की बात करती है, लेकिन एली उसे रोक लेती है। इसी बीच ग्रेस वो विसल बजा देती है। सभी को बस एक तेज अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन एक लड़का घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी के कदमों की आहट आ रही हो। जब वो डरते हुए ये बात सबको बताता है तो बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। माहौल फिर हल्का हो जाता है, लेकिन क्रिस को ये सब सही नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब घर पर क्रिस अपने काम में लगी होती है, तभी अचानक उसे बाहर दरख्त पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। वो ध्यान से देखने की कोशिश करती है, तभी उसी वक्त रे भी उसके कमरे में कॉफी लेकर आता है। क्रिस उससे पूछती है कि क्या उसे भी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो दोबारा मुड़कर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो साया गायब हो चुका होता है। सीन कट होकर ग्रेस के घर पर जाता है। वो अकेले बैठकर अपना असाइनमेंट कर रही होती है, तभी उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई मौजूद है। वो इसे नजरअंदाज करती है, सोचते हुए कि शायद उसका भाई होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरने लगती है। जब वो उठकर अंदर जाने लगती है, तभी अचानक किसी का हाथ उसके मुंह को छूता है। वो घबराकर पीछे मुड़ती है। वहाँ उसका भाई खड़ा होता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो उससे काफी दूर होता है और उसकी हाइट भी इतनी नहीं होती कि वो उसे छू सके। ग्रेस खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद वही होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, पीछे एक खौफनाक एंटिटी की झलक दिखाई देती है जो अब उसके पीछे पीछे आ चुकी होती है। अगली सुबह सभी स्कूल पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उनके प्रोफेसर की मौत हो चुकी होती है, जिन्हें उन्होंने कल ही बिल्कुल ठीक देखा था। पूरे स्कूल में शोक का माहौल होता है और असेंबली में सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी दौरान एली की नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है जो बेहद अजीब हरकतें कर रही होती है। उसका सिर अस्वाभाविक तरीके से उल्टा मुड़ा हुआ होता है। ये देखकर एली डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो क्रिस को ये बताने के लिए दोबारा देखती है तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद ये सब आपस में अपने अपने अजीब अनुभव शेयर करते हैं। क्रिस का रात में साया देखना और एली का अभी का अनुभव। तभी रे इन सब बातों को जोड़ते हुए कहता है कि हो सकता है ये सब उस विसल की वजह से हो और शायद वो मेसन की ही थी। वो सुझाव देता है कि उन्हें वो चीज वापस उसके घर पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि मरे हुए इंसान की चीज अपने पास रखने से ही शायद ये सब डरावनी घटनाएं हो रही हैं। इसी सोच के साथ क्रिस और एली मेसन के घर पहुंचते हैं। वहाँ दरवाजा पहले से खुला होता है, जिससे माहौल और भी अजीब लगने लगता है। तभी अचानक मेसन की माँ उनके सामने आ जाती हैं और उन्हें अंदर एक पुराने एंटीक चीजों से भरे कमरे में ले जाती हैं। कमरे की हर चीज पुरानी और रहस्यमयी होती है। क्रिस उन्हें वो विसल लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे लेने से साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि ये कभी उनकी थी ही नहीं। फिर वो एक डरावनी सच्चाई बताती हैं, ये विसल कोई आम चीज नहीं है। इसे कोई खरीद नहीं सकता, बल्कि ये खुद अपने शिकार को चुनती है। पहले इसने मेसन को चुना और अब ये तुम लोगों तक पहुंच चुकी है। क्रिस बताती है कि उसने इसे नहीं रखा, बल्कि उनकी एक क्लासमेट ने इसे संभाल कर रखा था, क्योंकि उसे लगा था कि इससे मरे हुए लोगों को बुलाया जा सकता है। तब मेसन की माँ असली मतलब समझाती हैं। डेथ समन का मतलब किसी मरे हुए को बुलाना नहीं, बल्कि अपनी ही मौत को बुलाना है। उनकी बात सुनकर दोनों लड़कियां सहम जाती हैं। फिर वो बताती हैं कि हर इंसान की मौत का एक तय समय होता है, लेकिन जो भी इस सीटी की आवाज सुनता है उसकी मौत जल्दी आ जाती है। और सबसे डरावनी बात, मरने से पहले इंसान उसी उम्र में पहुंच जाता है जितनी उम्र में उसकी असली मौत लिखी होती है। यानी अगर किसी की मौत 80 साल में तय है
तो वो अचानक बूढ़ा होकर उसी उम्र में पहुंच जाएगा और फिर मर जाएगा। एली को तो लगता है कि वो औरत पागल है, लेकिन क्रिस के दिमाग में मेसन और प्रोफेसर की रहस्यमयी मौत घूम रही होती है। उसे शक होता है कि शायद उन बातों में सच्चाई है। सच जानने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचती है और किसी तरह रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है। काफी देर तक फाइल्स खंगालने के बाद उसे सबसे पहले मेसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये लाश एक 40 साल के आदमी की है, यानी मेसन जो असल में एक स्कूल स्टूडेंट था, मरते वक्त अचानक 40 साल का हो गया था। इसका मतलब साफ था, वो औरत सच कह रही थी। ये समझते ही क्रिस बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उस विसल की आवाज सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों ने भी सुनी थी। अब खतरा सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि सबके ऊपर मंडरा रहा था। अब क्रिस और एली पार्टी में पहुंचते हैं, जहां बाकी सभी क्लासमेट्स मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही एक लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वही नकली प्रीस्ट जो बच्चों को ड्रग्स देता था। गुस्से में क्रिस उस पर हमला कर देती है और उसकी नाक तक काट देती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अंदर बढ़ती है, लेकिन उसे ग्रेस कहीं नजर नहीं आती। दूसरी तरफ ग्रेस एक हॉरर थीम वाले मेज भूल भुलैया में फंसी होती है। शुरू में ये सिर्फ गेम लगता है, लेकिन उसके साथ सच में अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे एक खौफनाक एंटिटी दिखती है जो लगातार उसका पीछा करती रहती है। ग्रेस भागने की कोशिश करती है, फिर हिम्मत जुटाकर उस पर हमला भी करती है, लेकिन एंटिटी पर कोई असर नहीं होता और उल्टा ग्रेस खुद बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो भागती है, लेकिन हर रास्ता बंद मिलता है। एक तंग सुरंग से निकलने की कोशिश में वो फंस जाती है। तभी एंटिटी उसका पैर पकड़ लेती है। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ती है। आखिरकार वो उस बेल तक पहुंच जाती है जो गेम खत्म करने के लिए होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे बजाने वाली होती है, ऊपर से लटकती एक बूढ़ी औरत उसका मुंह पकड़ लेती है और उसकी सारी ताकत चूसते हुए उसे पल भर में बूढ़ा बना देती है। मरने से पहले ग्रेस किसी तरह बेल को छू लेती है। बाद में जब डीन वहां पहुंचता है तो वो उसकी लाश देखकर डर जाता है और उसकी शक्ल इतनी बदल चुकी होती है कि वो पहचान भी नहीं पाता कि ये ग्रेस ही है। डीन वहां से निकल जाता है, लेकिन बाद में स्कूल में एली और क्रिस उसे मिलते हैं और सारी सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि उस विसल की आवाज सुनकर उन्होंने खुद अपनी मौत को करीब बुला लिया है और अब सब धीरे धीरे बूढ़े होकर मरेंगे। यह सुनकर डीन हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता, वो अभी सिर्फ 18 साल का है और मौत उसके पीछे पड़ चुकी है। घबराहट में वो खुद को शांत करने के लिए ड्रग्स लेता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ उसे छत पर अकेले बैठे दिखाया जाता है। अचानक उसे लगता है कि उसके ऊपर खून की बारिश हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक भयानक भ्रम था। इन अजीब और डरावने अनुभवों के बाद अब सबको धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि एली और क्रिस जो कह रहे थे वो सच है। अगले दिन सभी मिलकर मेसन की माँ से मिलने जाते हैं। उनकी हालत अब बहुत खराब होती है और साफ लग रहा होता है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी। वो बताती हैं कि मौत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका रास्ता बदला जा सकता है, यानी मौत किसी और पर ट्रांसफर की जा सकती है, किसी एक को सैक्रिफाइस बनाकर। इसी दौरान क्रिस अचानक शीशे में अपनी ही भयानक मौत की झलक देखती है और बुरी तरह डर जाती है। उसी पल उसे उसी शीशे में वो औरत भी नजर आती है और कुछ ही सेकंड में वो औरत वहीं दम तोड़ देती है। सीन कट होकर डीन पर आता है, जो अभी भी इन सब बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही वो न्यूज ऑन करता है उसे ग्रेस की मौत की खबर मिलती है। ये देखकर वो हिल जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि सब कुछ सच था। तभी अचानक उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से एक डरावना डेमोनिक हाथ नजर आता है। डीन घबराकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, जिससे वो हाथ जख्मी हो जाता है और खून फैला जाता है। वो जल्दी जल्दी फर्नीचर लगाकर दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई इंसान नहीं होता। अचानक वही एंटिटी उसके पीछे प्रकट होती है और एक झटके में उसका हाथ उसके शरीर के आर पार कर देती है। डीन की चीखें सुनकर उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इसी तरह उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रे को अपनी मौत से बचने का एक खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि नोवा जैसे इंसान को तो वैसे भी जीने का हक नहीं है, तो क्यों ना अपनी मौत उसी पर ट्रांसफर कर दी जाए। इसी सोच के साथ वो उसका पीछा करता है और एक सुनसान जगह पर उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा भी कम चालाक नहीं होता। वो पलटकर रे को ही काबू कर लेता है, उससे गन छीन लेता है और उसी पर फायर कर देता है। लेकिन रे पहले ही समझ चुका होता है कि उसकी मौत गन से नहीं होगी, इसलिए वो बच जाता है। अब नोवा उसे पकड़ लेता है और अपना खून उस पर लगाकर अपनी मौत ट्रांसफर करने ही वाला होता है। तभी वहाँ क्रिस और एली पहुँच जाते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोवा किसी की नहीं सुनता और ठीक उसी पल उसकी मौत खुद उसे आ घेरती है।
अचानक उसका शरीर टूटने लगता है। पहले उसका हाथ बुरी तरह चकनाचूर हो जाता है, फिर पूरी बॉडी ऐसे कुचलती है जैसे किसी भारी मशीन या ट्रेन के नीचे आ गया हो। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब कहानी में सिर्फ क्रिस और एली ही बचते हैं। दोनों मिलकर मौत को चकमा देने का एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। एली के पास इंसुलिन किट होती है। क्रिस उसे कहती है कि वो उसे इंसुलिन देकर बेहोशी की हालत में ले आए, फिर पानी में डुबोकर उसकी सांसें बंद कर दे और ठीक आखिरी पल पर उसे वापस जिंदा कर दे। उसका मानना था कि इस तरह वे मौत को धोखा दे सकते हैं। प्लान शुरू होता है। इंसुलिन लेने के बाद पानी में उतरने से पहले क्रिस एक बार फिर अपनी भयानक मौत की झलक देखती है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। एली उसे बार बार पानी में डुबोती है और जब क्रिस की सांसें लगभग खत्म होने लगती हैं, तो वो उसे बाहर निकालकर बचाने की कोशिश करती है। वो सीपीआर देती है, यहाँ तक कि उसे झटके भी देती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ क्रिस अपने ही खौफनाक भ्रम में फंसी होती है। उसे लगता है कि मौत उसे नीचे खींच रही है, गहरे अंधेरे पानी में। वो पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करती है, जहाँ से उसे एली की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। उसी वक्त उसके दिमाग में एली के साथ बिताए हर पल की यादें दौड़ने लगती हैं। लेकिन मौत अभी भी उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही होती है। उसी दौरान नोवा, जो पहले बेहोश पड़ा था, होश में आ जाता है। बिना कुछ समझे वो तीनों को ढूंढने निकल पड़ता है, ये जाने बिना कि असली खतरा अब कुछ और है। वो शटर तोड़कर उसी जगह पहुंचता है जहां एली क्रिस को बचाने की कोशिश कर रही होती है। आते ही वो लाइट बंद कर देता है, जिससे मशीन भी बंद हो जाती है और क्रिस को जिंदा करने की उम्मीद और कम हो जाती है। इस मुश्किल वक्त में एली को भी अपनी मौत नजर आने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो लगातार अपने हाथों से क्रिस को सीपीआर देती रहती है। दूसरी तरफ क्रिस अपने ख्वाब जैसे अंधेरे में डूबी होती है, जहां मौत उसे नीचे खींच रही होती है। तभी उसे एली की आवाज सुनाई देती है और एक हल्की रोशनी नजर आती है। वो पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ बढ़ती है और अचानक असल दुनिया में उसकी सांसें लौट आती हैं। लेकिन होश में आते ही वो देखती है कि अब एली जमीन पर गिरी हुई है और उसकी मौत उसे घेर चुकी है। उसका खून बह रहा होता है। तभी नोवा वहां पहुंचता है और गलती से एली के खून को छू लेता है और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अब मौत का श्राप एली से हटकर नोवा पर ट्रांसफर हो जाता है। उसे अपने सामने अपनी ही मौत नजर आने लगती है, एक बूढ़े इंसान के रूप में। घबराकर वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोलियां उसी पर पलटकर आ जाती हैं। कुछ ही पलों में नोवा तड़प तड़प कर मर जाता है और इस बार एली बच जाती है। सीन कट होता है और कई महीने बीत जाते हैं। अब क्रिस और एली साथ हैं और पहले से भी ज्यादा करीब, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हों। हालांकि क्रिस को अब भी कभी कभी अपनी मौत की झलक दिखाई देती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। उसे भरोसा है कि जब तक उसकी असली मौत का समय नहीं आता, वो इस कर्ज को हरा सकती है और यही डर वो कभी किसी को दिखने भी नहीं देती। इसके बाद मूवी का पोस्ट सीन आता है। उसी स्कूल में एक नई लड़की एडमिशन लेती है। उसे वही लॉकर मिलता है जो पहले क्रिस को मिला था। जैसे ही वो लॉकर खोलती है, अंदर वही खौफनाक विसल रखी होती है। बिना कुछ समझे वो उसे अपने पास रख लेती है। अगली सुबह वो असेंबली में पहुंचती है और माइक के पास खड़ी हो जाती है। दूर खड़ी क्रिस और एली जैसे ही उसके हाथ में वो विसल देखते हैं, वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती और अगले ही पल वो लड़की पूरे स्कूल के सामने उस विसल को बजा देती है। एक तीखी डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है और उसी के साथ वहां मौजूद हर इंसान उस कर्ज का शिकार बन जाता है। वही कर्ज जिससे क्रिस और एली बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। अब आगे क्या होगा? क्या वे सबको बचा पाएंगे या नहीं? इसी खौफनाक मिस्ट्री के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।